समाज ने तय कर लिया कि उनको बहुत सारे मौके दे दिए, अब आज़ाद समाज पार्टी को मौका देना है। ये जनता मालिक है, लोकतंत्र है। जनता जिसको चाहेगी वो आगे बढ़ा देगी, जिसको चाहे पटक देगी। और जिनको घमंड हो गया है उन दरख्तों को गिरना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा। बीच मंच से दहाड़ते हुए आकाश आनंद और मायावती को चंद्रशेखर रावण ने खुलेआम ललकारा। बोले मायावती या आनंद नहीं, पूरे दलित मेरे साथ। क्या बीएसपी को खा गए चंद्रशेखर रावण? जी हां, तस्वीर प्रयागराज की है। बीते रोज फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में यहां पहुंचे बिजनौर की नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी चीफ ने मायावती के बहाने दलित वोट को साधने की कोशिश की। बोले कि बहुजन समाज ने मायावती जी को बहुत मौके दिए, अब आजाद समाज पार्टी को मौका देने का समय है। बसपा सुप्रीमो से उनके वोट बैंक के खतरे पर चंद्रशेखर ने कहा कि मायावती से उन्हें कोई भी खतरा नहीं है। आपने कहा कि ये बहुजन की उर्वरा भूमि है, मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, तो किस तरह से उनसे लड़ाई है? नहीं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं। वो हमारे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन समाज ने तय कर लिया कि उनको बहुत सारे मौके दे दिए, अब आज़ाद समाज पार्टी को मौका देना है। चंद्रशेखर रावण ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा बीजेपी नफरत बांटकर सिर्फ वोट लेना जानती है। बीजेपी ऐसे नारों से जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अरहर की दाल से सस्ती दलित की जान और मसूर की दाल से सस्ती मुसलमान की जान है। 7 साल से जो मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार जो है सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, वो भी नारा दे रहे डरेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। क्यों, क्या हो गया आप लोगों को? ऐसा क्या डर आ गया है? ऊपर से नीचे तक तो सारी सरकार आपकी है। पड़ोसी प्रदेशों में सरकार आपकी है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है। तो किससे खतरा है आपको? उनको सिर्फ ये भावना उबार के हिंदू मुसलमान करके अपनी वोट की राजनीति करनी है। उनको जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं। लोकप्रिय सरकार बता के अपनी पीठ थपथपाने काम करती है। ये झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है और दलित पिछड़ों के दमन की सरकार है। जैसा मैंने एक दिन पहले कहा था कि दलितों की जान तो इतनी सस्ती है, इससे सस्ती तो दाल है, वैसे ही सामान्य दाल से सस्ती दलित की जान और मसूर की दाल सस्ती मुसलमान की जान इस उत्तर प्रदेश की सरकार में है। किसी को गोली मारो, किसी का घर उजाड़ो, किसी की जान ले लो, किसी की जमीन कब्जा लो, किसी को जेल में बंद कर दो, किसी का एनकाउंटर कर दो, किसी के घर बुलडोजर चला, कोई पूछने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं। आगे वो बोले प्रयागराज में तमाम बेरोजगार नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बेरोजगारी युवाओं की कमर तोड़ रही है। पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर घूम रहा है और लाठियों से उसका स्वागत हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश है कि सबको साथ लेकर आजाद समाज पार्टी को ताकत दी जाए। बीजेपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई और एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार लोगों का दमन कर रही है और इस अन्याय के खिलाफ आजाद समाज पार्टी लड़ सकती है। जिस तरह से कटेंगे बटेंगे तमाम तरह के नारे देके मुख्य मुद्दों से जो है बुनियादी जरूरतों से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। बेरोजगारी कमर तोड़ रही है। पढ़ा लिखा नौजवान, ये इलाहाबाद है, पढ़ा लिखा नौजवान जिसको देश की सेवा में हिस्सेदार होना चाहिए था, आज वो बेरोजगार होकर घूम रहा है और उसको आवाज़ उठाने पर लाठियों से उसका स्वागत किया जा रहा है। तो हमारा ये प्रयास है कि सभी को साथ लेकर चल के आज़ाद समाज पार्टी को ताकत दी जाए और भविष्य में ये जो अन्याय हो रहा है, चाहे बुलडोजर के जरिए हो, चाहे गोली मार कर हो, चाहे जुल्म करके हो, गरीबों की जमीन दबा के, ये सारे तरह के अन्याय को बंद करके ये भाईचारा ताकतवर बने उत्तर प्रदेश में, इसके लिए हम लोग अपना काम जिम्मेदार से कर रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से उनके वोट बैंक के खतरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनसे हमें कोई खतरा नहीं है, वो मुझसे बड़ी हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। चंद्रशेखर बोले कि बहुजन समाज ने मायावती जी को बहुत मौके दिए, अब आजाद समाज पार्टी को मौका देने का वक्त है। रावण आगे बोले कि भाजपा भले ही बटोगे तो कटोगा का नारा दे रही है, लेकिन दलित समाज कतई नहीं बटेगा और उपचुनाव में एकजुट रहेगा। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी को जोड़कर आजाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। इससे हमारी पार्टी की ताकत बढ़ रही है। आपने कहा कि ये बहुजन की उर्वरा भूमि है, मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, तो किस तरह से उनसे लड़ाई है? नहीं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं। वो हमारे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन समाज ने तय कर लिया कि उनको बहुत सारे मौके दे दिए, अब आज़ाद समाज पार्टी को मौका देना है। बीजेपी में कटेंगे को कहाँ बट रहे हैं? देखो कितने सारे लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के, समाजवादी पार्टी छोड़ के, कांग्रेस पार्टी छोड़ के, लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ के, ये सब जुड़े तो हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और मिलकर साथ चलेंगे, तभी देश को तरक्की के रास्ते पर लेके जाएंगे।
तभी बुनियादी जो समस्या है उनका हल कर पाएंगे। ये चंद्रशेखर आजाद ने यह नारा दिया है कि हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम साथ चलेंगे तभी देश तरक्की करेगा, सभी बुनियादी समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका नहीं होती तो बीजेपी सरकार अपने सारे झूठ और अपराधों को सही साबित कर देती। उधर मीडिया पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कई जगहों पर मीडिया भी सरकार का पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि फतेहपुर में एक पत्रकार की घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन इस मामले में सरकार और मीडिया दोनों चुप हैं। उन्होंने कहा कि वकीलों पर गाजियाबाद में लाठीचार्ज हुआ, अगर वकील और पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो केंद्र और प्रदेश सरकार को चेतावनी देता है। अब आप ये समझिए कि अगर न्यायपालिका नहीं होती तो सरकार जो है अपने सारे झूठ को, अपने सारे अपराधों को सही साबित कर देती, और कई जगह पे मीडिया का सहयोग भी उनको भरपूर मिलता है। लेकिन जब ये बात मुझे सख्त लफ्जों में कहनी पड़ेगी, जब एक पत्रकार की फतेहपुर में घर में घुस के हत्या कर दिया दिलीप सैनी की, तब सरकार और मीडिया दोनों ही चुप हो जाती। अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे, अगर वकीलों पे गाजियाबाद में लाठीचार्ज हुआ, अगर वकील सुरक्षित रहेंगे, नौजवान सुरक्षित नहीं रहेंगे, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सरकार को चेतावनी है। वो बोले कि हमारा होमवर्क फूलपुर चुनाव को लेकर पूरा हो गया है, बूथ कमेटी गठित हो गई है, बगैर संगठन के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। वो बोले कि या तो बीजेपी के पास बूथ स्तर तक का संगठन है या फिर आजाद समाज पार्टी इस चुनाव को गंभीरता से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि मुकाबला जरूर कड़ा है, लेकिन जिस तरह से आजाद समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि कमजोर वर्ग के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। ये जमीन वो जमीन है जिसने देश को प्राइम मिनिस्टर भी दी है। ये संघर्ष की जमीन है इलाहाबाद। ये यहाँ बड़े बड़े छात्र नेता, बड़े बड़े राजनीतिक महान शख्सियतें यहाँ से पैदा हुई हैं। आज़ाद समाज पार्टी ने यहाँ संघर्ष किया है। मैं जब फूलपुर का चुनाव शुरू भी नहीं, डिक्लेयर भी नहीं हुआ था, मैं खुद आके 4 सभा करके गया था। एक बहुत बड़ा प्यार और सहयोग मिला था और लोगों ने विश्वास दिलाया था कि 2022 में जो कमी रह गई थी, हम लोग अब 2024 के उपचुनाव में उसको पूरा करेंगे। फिर पार्टी ने शाही साहब को मौका दिया, हमारे बाद अन्य प्रत्याशी आए, लेकिन तब तक हम लोग ज़मीन पे अपना काम कर चुके थे। हमारी बूथ कमेटियाँ पूरी तैयार हैं, सेक्टर कमेटियाँ तैयार हैं। बिना संगठन के चुनाव नहीं होता। क्या तो भारतीय जनता पार्टी पे बूथ कमेटियाँ, सेक्टर कमेटियाँ होंगी, आज़ाद समाज पार्टी पे मुकाबला कड़ा है, मगर मेरा भरोसा है जिस तरह से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक, कमजोर वर्गों का बहुत बड़ा आशीर्वाद सहयोग आजाद समाज पार्टी के चुनाव में मिलेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाल करने को लेकर विधानसभा में हुए हंगामे पर चंद्रशेखर रावण ने कहा कि वहां एलजी के हाथों में बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रहते अगर विधानसभा में बवाल हो रहा है तो इस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने आशंका जताई कि कहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर के बहाने कोई प्रयोग तो नहीं कर रही है, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उन्होंने कहा कि देश में अगर कहीं से कोई आतंकवादी घुसने की कोशिश करे तो उसका सफाया किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं किसी दूसरी साजिश की ओर तो इशारा नहीं हो रहा। उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, वहां पर कानून व्यवस्था बेहतर रहे और किसी तरह का अपराध ना बढ़े, इसके लिए सरकार काम करे। लेकिन केंद्र सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए, जो कि शायद केंद्र सरकार भूलती जा रही है। 370 हटाया जम्मू कश्मीर से और विधानसभा वहाँ पर सरकार बदलने के बाद पारित कर रही है, मारपीट हो रही है और 370 को जो है वो फिर से वापस लाने की तैयारी है। शायद आप नहीं जानते, मैं तो जानता हूँ, मैं वकील हूँ, कि वहाँ जो है एलजी साहब के हाथ में बहुत कुछ है, हमारे गवर्नर साहब के हाथ में। आप समझते हैं ना? तो गवर्नर साहब के वहाँ रहते किस तरह से हिंसा हो रही है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। सरकार को बने तो जुमे जुमे 10 दिन भी नहीं हुए, लेकिन क्या ये कोई प्रयोग तो नहीं है? बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल की है, स्टेट की नहीं है। ये जो कोई भी आतंकवादी कहीं से भी एंट्री करे उसका जड़ से सफाई करो। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहीं ये बाकी चुनाव में लोगों को वोट लूटने के लिए कोई प्रयास तो नहीं, इस बात पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट को मेरी मंगल कामनाएं कि वो बहुत अच्छा काम करें और इस तरह के अपराध वहाँ ना बढ़े, इसके लिए वो निगरानी भी रखें। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो योगदान है उसको भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एलजी राज्यपाल साहब के हाथ में वहाँ बहुत कुछ है। 370 वापसी की बात चल रही है, क्या कहेंगे इससे? क्या अब ये बीजेपी के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ इस तरह की मारपीट के काम ही करते हैं। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं तो इनको समझाता हूँ कि ये हिंसा का काम रास्ता अच्छा नहीं।
अब वहाँ जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वो कौन सी पार्टी आप बताओ? और क्यों कर रहे हैं हिंसा बीजेपी के लोग? उनको हिंसा नहीं करनी चाहिए। मैं उनको सुधरने के लिए जो है उनको तरफ हाथ करूंगा कि वो सुधरें, उनको संदेश भी दूंगा। आपने कहा कि ये बहुजन की उर्वरा भूमि है, मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, तो किस तरह से उनसे लड़ाई है? नहीं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं, वो हमारे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन समाज ने तय कर लिया कि उनको बहुत सारे मौके दे दिए, अब आज़ाद समाज पार्टी को मौका देना है। 7 साल से जो मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार जो है सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, वो भी नारा दे रहे डरेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। क्यों, क्या हो गया आप लोगों को? ऐसा क्या डर आ गया है? ऊपर से नीचे तक तो सारी सरकार आपकी है, पड़ोसी प्रदेशों में सरकार आपकी है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, तो किससे खतरा है आपको? उनको सिर्फ ये भावना उबार के हिंदू मुसलमान करके अपनी वोट की राजनीति करनी है। उनको जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं। लोकप्रिय सरकार बता के अपनी पीठ थपथपाने काम करती है, ये झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है और दलित पिछड़ों के दमन की सरकार है। जैसा मैंने एक दिन पहले कहा था कि दलितों की जान तो इतनी सस्ती है, इससे सस्ती तो दाल है, वैसे ही सामान्य दाल से सस्ती दलित की जान और मसूर की दाल सस्ती मुसलमान की जान इस उत्तर प्रदेश की सरकार में है। किसी को गोली मारो, किसी का घर उजाड़ो, किसी की जान ले लो, किसी की जमीन कब्जा लो, किसी को जेल में बंद कर दो, किसी एनकाउंटर कर दो, किसी के घर बुलडोजर चला, कोई पूछने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं। आपने कहा कि ये बहुजन की उर्वरा भूमि है, मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, तो किस तरह से उनसे लड़ाई है? नहीं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं, वो हमारे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन समाज ने तय कर लिया कि उनको बहुत सारे मौके दे दिए, अब आज़ाद समाज पार्टी को मौका देना है। बीजेपी में कटेंगे को कहाँ बट रहे हैं? देखो कितने सारे लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के, समाजवादी पार्टी छोड़ के, कांग्रेस पार्टी छोड़ के, लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ के, ये सब जुड़े तो हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और मिलकर साथ चलेंगे, तभी देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे, तभी बुनियादी जो समस्या है उनका हल कर पाएंगे। अब आप ये समझिए कि अगर न्यायपालिका नहीं होती तो सरकार जो है अपने सारे झूठ को, अपने सारे अपराधों को सही साबित कर देती और कई जगह पे मीडिया का सहयोग भी उनको भरपूर मिलता है। लेकिन जब ये बात मुझे सख्त लफ्जों में कहनी पड़ेगी, जब एक पत्रकार की फतेहपुर में घर में घुस के हत्या कर दिया दिलीप सैनी की, तब सरकार और मीडिया दोनों ही चुप हो जाती। अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे, अगर वकीलों पे गाजियाबाद में लाठीचार्ज हुआ, अगर वकील सुरक्षित रहेंगे, नौजवान सुरक्षित नहीं रहेंगे, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? तो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सरकार को चेतावनी है। ये जमीन वो जमीन है जिसने देश को प्राइम मिनिस्टर भी दी है। ये संघर्ष की जमीन है इलाहाबाद। ये यहाँ बड़े बड़े छात्र नेता, बड़े बड़े राजनीतिक महान शख्सियतें यहाँ से पैदा हुई हैं। आज़ाद समाज पार्टी ने यहाँ संघर्ष किया है। मैं जब फूलपुर का चुनाव शुरू भी नहीं, डिक्लेयर भी नहीं हुआ था, मैं खुद आके 4 सभा करके गया था। एक बहुत बड़ा प्यार और सहयोग मिला था और लोगों ने विश्वास दिलाया था कि 2022 में जो कमी रह गई थी, हम लोग अब 2024 के उपचुनाव में उसको पूरा करेंगे। फिर पार्टी ने शाही साहब को मौका दिया, हमारे बाद अन्य प्रत्याशी आए, लेकिन तब तक हम लोग ज़मीन पे अपना काम कर चुके थे। हमारी बूथ कमेटियाँ पूरी तैयार हैं, सेक्टर कमेटियाँ तैयार हैं। बिना संगठन के चुनाव नहीं होता। क्या तो भारतीय जनता पार्टी पे बूथ कमेटियाँ, सेक्टर कमेटियाँ होंगी, आज़ाद समाज पार्टी पे मुकाबला कड़ा है, मगर मेरा भरोसा है जिस तरह से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक, कमजोर वर्गों का बहुत बड़ा आशीर्वाद सहयोग आज़ाद समाज पार्टी के चुनाव में मिलेगा। कि 370 हटाया जम्मू कश्मीर से और विधानसभा वहाँ पर सरकार बदलने के बाद पारित कर रही है, मारपीट हो रही है और 370 को जो है वो फिर से वापस लाने की तैयारी है। शायद आप नहीं जानते, मैं तो जानता हूँ, मैं वकील हूँ, कि वहाँ जो है LG साहब के हाथ में बहुत कुछ है, हमारे गवर्नर साहब के हाथ में। आप समझते हैं ना? तो गवर्नर साहब के वहाँ रहते किस तरह से हिंसा हो रही है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। सरकार को बने तो जुमे जुमे 10 दिन भी नहीं हुए, लेकिन क्या ये कोई प्रयोग तो नहीं है? बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल की है, स्टेट की नहीं है। ये जो कोई भी आतंकवादी कहीं से भी एंट्री करे उसका जड़ से सफाई करो। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहीं ये बाकी चुनाव में लोगों को वोट लूटने के लिए कोई प्रयास तो नहीं, इस बात पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट को मेरी मंगल कामनाएं कि वो बहुत अच्छा काम करें और इस तरह के अपराध वहाँ ना बढ़े, इसके लिए वो निगरानी भी रखें। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो योगदान है उसको भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि LG राज्यपाल साहब के हाथ में वहाँ बहुत कुछ है।
विधानसभा में अपना मारपीट के हालात हो गए थे, एक दूसरे के विधायक लड़ रहे थे। 370 वापसी की बात चल रही है, क्या कहेंगे इससे? क्या अब ये बीजेपी के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ इस तरह की मारपीट के काम ही करते हैं। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं तो इनको समझाता हूँ कि ये हिंसा का काम रास्ता अच्छा नहीं है। अब वहाँ जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वो कौन सी पार्टी आप बताओ? क्यों कर रहे हैं हिंसा बीजेपी के लोग? उनको हिंसा नहीं करनी चाहिए। मैं उनको सुधरने के लिए जो है उनको तरफ हाथ करूँगा कि वो सुधरें, उनको संदेश भी दूंगा।